अब स्वास्थ्य से संबंधित हर जानकारी पाएं योग एवं फिटनेस एक्सपर्ट डॉक्टर पाल मदान जी से। कार्यक्रम हेल्थ अवेयरनेस विद डॉक्टर पाल मदान में सिर्फ विधाता दर्शन टीवी पर। विधाता दर्शन टीवी के देश विदेश में बैठे लाखों दर्शकों का मैं डॉक्टर पाल मदान अभिनंदन करता हूं। जो नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं हेल्थ अवेयरनेस विद डॉक्टर पाल मदान, उसकी पहली कड़ी में आज मेरे साथ अमेरिका से जुड़े हैं डॉक्टर पराग सहगल। डॉक्टर पराग सहगल जो कि जाने माने डेंटल सर्जन है न्यूयॉर्क में, हमें ओरल हाइजीन के बारे में बताएंगे। जो मैंने टॉपिक बताया है हेल्थ अवेयरनेस। हेल्थ अवेयरनेस एक्चुअली होता क्या है? जागरूकता। हम जागरूक ही नहीं है अपने सेहत के प्रति, अपने खान पान के प्रति, अपने आहार विहार के प्रति हम जागरूक नहीं है। इसी विषय को लेकर हमने ये नया कार्यक्रम शुरू किया है विधाता दर्शन टीवी पर, ताकि लोगों को जागरूक रहें खान पान के विषय में। उन्होंने सोना कैसे है, बैठना कैसे है, जब भी यानी कि खाना कैसे है, हालांकि हमें ये नहीं पता श्वास कैसे लेना है। तो आज जो हमने पहला एक विशेष कार्यक्रम लिया है ओरल हाइजीन, तो डॉक्टर पराग सहगल एक जैसे मैंने पहले बताया डेंटल सर्जन है, इम्प्लांट सर्जन है अमेरिका में, और महारत है इस लाइन में इन्हें। तो हमें आज के इस विषय में डिटेल में बताएंगे। आपका कोई सवाल हो तो बीच में डाल सकते हैं। मेरा सभी से अनुरोध रहेगा जो लोग देख रहे हैं इसे शेयर अवश्य करें, और ताकि दूसरे लोग भी इसे देख सकें। तो मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर पराग सहगल जी से। डॉक्टर पराग सहगल, लोगों को आज के विषय में बताइए। जी नमस्कार। मेरा नाम पराग सहगल है और मेरी प्रैक्टिस है यहाँ पर कनेटिकट न्यूयॉर्क के पास। तो मेरे को अंकल ने बोला कि थोड़ा बोलने के लिए अबाउट ओरल हाइजीन, तो मैंने कहा मैं ज़रूर बोलूँगा। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि ओरल हाइजीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। आप मानोगे नहीं, बॉडी को हेल्दी रखने में ओरल हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। जैसे ही जब बच्चा पैदा होता है उसके 6 महीने बाद बच्चे के सबसे पहले नीचे के 2 दांत आते हैं। तो हमारी ओरल हाइजीन तब से ही शुरू हो जाती है जब से पहले 2 दांत बच्चे के आते हैं। तो आपको इवन अगर आप और पीछे जाएं तो इवन जब बच्चा पेट में होता है मदर के, एक्चुअली ओरल हाइजीन तब से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि मदर जो मेडिकेशंस लेती है, जैसे अगर कोई आयरन पिल उसने ज्यादा ली है, अगर मदर में आयरन डेफिशिएंसी है तो आप आयरन स्पॉट्स देखते हो दांत के ऊपर। अगर मदर ने टेट्रासाइक्लिन ली है, अगर मदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी अगर उनको कोई इन्फेक्शन थी, अगर उनको टेट्रासाइक्लिन दे दी, तो इवन बच्चे के जो दूध के दांत होते हैं उसमें टेट्रासाइक्लिन स्टेन्स आ जाते हैं। जैसे कि आप अबोहर फाजिल का एरिया में रहते हो तो वहां पर आपके पानी के अंदर फ्लोराइड बहुत होता है, बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं। तो इवन अगर मदर ने अपने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी वो पानी पिया है तो इवन बच्चों के वो व्हाइट कलर के फ्लोरोसिस आ जाते हैं दांतों में। तो इवन यही मैं ओरल हाइजीन इवन आपके जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है, जब आप मदर गर्भ अवस्था में होती हैं और जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है। तो हम उस टाइम से जब बच्चे के नीचे के सबसे पहले 2 दांत आते हैं तो वहां से एवरी टाइम मदर को जब वो दांत देखें तो यहाँ पर तो अमेरिका में एक छोटे छोटे ब्रशेस होते हैं जो मदर अपनी उंगली में डाल के वो साफ करना शुरू कर देते हैं। बट मैं इंडिया में भी बोलूँगा कि जब बच्चा जब दूध पी रहा है मदर के वहाँ से, तो एट द नाइट टाइम तो अपने पास कोई चुन्नी हो या कोई हैंकरचीफ हो तो उससे साफ कर दिया करे पानी से, कि वो दूध जो सा होता है वो भी दांत के पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उससे भी नर्सिंग बॉटल कैरीज हो जाती है। बच्चा जब भी रखता है वो अपने जीभ को दांतों के पीछे ऐसे रखता है, जो ऐसे रखता है तो पीछे दूध वहां पे अड़ा रहता है, तो वहां पे भी कैविटीज हो जाती हैं शुरू। तो इसलिए जब भी अगर बच्चा सो रहा है दूध पीता हुआ 6 महीने 1 साल 1.5 साल तक, तो हमेशा आप ध्यान रखें कि सोने के बाद जैसे ही बच्चा सोना शुरू कर रहा है तो हैंकी ले लें और उससे साफ कर लें। धीरे धीरे बच्चे के दांत आते रहते हैं।
तो 6 साल की उम्र तक जो सी मदर होती है उसको अपने बच्चे की डेंटल क्लीनिंग करनी है। बच्चा जो पहले के 2 मिनट है वो तो मदर कर दे। बच्चा रो रहा है, कई लोग आते हैं मेरे पास बोलते हैं बच्चा बहुत रोता है जी, बच्चे चीख रहा है, हम नहीं कर सकते। बट फिर भी ठीक है, अगर बच्चा रो रहा है बहुत अच्छा है, क्योंकि दैट इज गुड फॉर द लंग्स। बच्चा अपनी लंग एक्सपैंड कर रहा है, उसमें भी आप सोचो कि एक्सरसाइज ही हो रही है। बच्चा क्योंकि वो इतनी जोर से अपने अंदर सांस खींच के रोता है, तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बच्चा रोता है तो ठीक है, बट फिर भी 6 साल की उम्र तक हमेशा मदर को ही अपने बच्चे की दांत साफ करने 2 बार। और क्योंकि बच्चा ना डेक्स्ट्रिटी, जो हाथ का जो ये डेक्स्ट्रिटी होता है, ये बच्चे का डेवलप नहीं हुआ होता, तो बच्चा हाथ में वो लेके बैठा रहेगा, मुंह के आसपास घुमाता रहेगा। वो 2 मिनट के बाद आप बेशक बच्चे को ब्रश दे दो कि वो घुमाता रहे। अच्छा, और उसके बाद इंडिया में आजकल, अमेरिका में भी है कि सब बच्चे आजकल जूसेस बहुत पीते हैं। जो जितने भी कोई जैसे जूस हो गया, आपके एप्पल जूस हो गए, ऑरेंज जूस हो गए, सोडा हो गया, जो आपका ऑरेंज सोडा, पेप्सी हो गई, फैंटा हो गई, ये सब बच्चे बहुत पीते हैं। तो आपको मेक श्योर कि जब ये बच्चे पिए। अच्छा, इसके साथ अगर बच्चे कोई फ्राइज वगैरह खा रहे हैं, दैट्स अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। एक तो आपने बड़ा स्टिकी दे दिया, जो ये आलू के चिप्स वगैरह होते हैं, ये बहुत स्टिकी होते हैं। ऊपर से आपने उसके बाद कोल्ड ड्रिंक दे दी, ऊपर से आपने और शुगर दे दी, तो इसका मतलब एक चीज जो स्टिकी है, जो आपके दांतों के साथ चिपक गई, उसके ऊपर आपने शुगर ऐड करके दे दी, जो और स्टिक हो गया। और उसके बाद एक एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया कि अब कैविटी होगी, क्योंकि अब इतना ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट। कोई भी कैविटी बनने के लिए मुंह में एक नॉर्मल पीएच होता है हमारी बॉडी का 6.5 to 6.8, जो सलाइवा, जो थूक का होता है, जो न्यूट्रल होता है। तो हमारे को कैविटी बनाने के लिए हमारे को एक एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है मुंह में। हमेशा याद रखें, कभी भी एसिडिक इन्वायरमेंट होगा ना मुंह के अंदर, जैसे भी आप सोडा लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो उससे आपका मुंह एसिडिक हो जाता है, जिसके कारण कैविटीज बनने की ज्यादा चांसेस होती हैं। तो जैसे ही आपने सोडा लिया, अब आपने बच्चे का मुंह एसिडिक कर दिया, ऊपर से स्टिकी, शुगर, सब कुछ है, फेवरेबल इन्वायरमेंट है, और वहां से कैविटीज बननी शुरू हो गई। अब हमारे यही बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में रहता है, जी ये तो बच्चों के दांत है, जी ये तो दूध के दांत है, तो एक दिन गिर जाएंगे, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इनमें भी कैविटीज हो जाए। बट नहीं, ये दूध के दांत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो से हैं, दीज आर द एक पाथवे बनाते हैं जो आपके रियल दांत को बाहर निकालने के लिए। अगर आप दूध के दांत पहले निकाल दोगे, आपके जॉ की ग्रोथ को अफेक्ट होता है, आपके जो दूसरे दांत आ रहे हैं उनको अफेक्ट होता है। तो इस करके आपको बहुत केयरफुल रहना है, बच्चे के जो उनसे दूध के दांत बिल्कुल ठीक रहे। अच्छा, अगर वो एसिडिक इन्वायरमेंट, जैसे मैंने बताया कि लोगों ने फ्रेंच फ्राइज खाई बच्चों ने, और उसके बाद आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली, उसके बाद वो पूरा एसिडिक इन्वायरमेंट बन गया और कैविटीज बननी शुरू हो गई, तो आपने इमीडिएटली ब्रश नहीं कराना। बच्चे को ये नहीं बोलना अच्छा अब तूने खाया तो कर लो। 20 मिनट तक रुकने के बाद, 20 मिनट रुकने के बाद, 15 से 20 मिनट रुकने के बाद, फिर उसके बाद आप ब्रश करवा सकते हो। आप चुल्ली तो कर सकते हो, बट आपने ब्रश जो करवाना है ना बच्चे को 15-20 मिनट के बाद करवाना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा एसिडिक इन्वायरमेंट मुंह के अंदर है, ऊपर से आप एसिडिक चीज के ऊपर अगर आप वो नायलन का वो जो ब्रिसल्स होते हैं ब्रश के, अगर आप वो रगड़ने लग जाओगे तो सेंसिटिविटी, और आप और घिसा रहे हो दांत को, तो हमने वो नहीं करना, हमने दांतों को इतना घिसाना नहीं। तो 20 मिनट रुक के जब मुंह का इन्वायरमेंट थोड़ा न्यूट्रल हो जाए, उसके बाद आपको जो सा है ब्रश करवा सकते हो। और जितनी जल्दी बच्चे को आप सिपी कप में लेके आओ, और जितना आजकल वो भी है कि यू गिव देम, वो होता नहीं है मुंह में वो चूसने वाला, क्या बोलते हैं उसको, चूसनी बोलते हैं, नहीं यहाँ पे तो हम वो एक प्लास्टिक का आता है, वो बच्चे के मुंह में निपल्स डाल देते हैं जो इंडिया में, तो वो आप लोगों को नहीं डालनी, क्योंकि उससे भी पूरा मस्कुलर ग्रोथ पूरा का पूरा अफेक्ट होता है, जॉ ग्रोथ अफेक्ट होती है। अब जैसे जैसे टीन एज आता है, तो टीन एज में तो बच्चे और आपको उनको बोलना पड़ता है कि अपना ओरल हाइजीन का आप पूरा अपना ध्यान रखें। तो मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा। अभी जो आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई है कि बच्चों को जैसे वो कोई भी, जैसे आपने एग्जाम्पल दी, मीठी चीज खाते हैं या कोल्ड ड्रिंक लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, ब्रश नहीं करवाना चाहिए।
क्या ये फॉर्मूला, ये बात बड़ों पे भी लागू होती है? बिल्कुल बिल्कुल ये लागू होती है। ब्रश करवाना चाहिए। मैं मतलब 15-20 में आप रिंस कर सकते हो। आप रिंस कर सकते हो। आप जैसे आपने कोई मीठी चीज खाई, आप 100% आप रिंस करो। 80% तो जो आपके जो दांत के आसपास जो मीठा लगा हुआ है वो तो निकल जाएगा। 80% तो वहां पे आप, बट जो आप कई होते हैं ना, बड़े फ्रीक होते हैं, वो अपनी जेब में ही रखते हैं टूथब्रश। जैसे कहीं पे गए, कुछ खाया, वहां पे सीधे बाथरूम में जाके ब्रश शुरू कर दिया। वो नहीं करना। आप रिंस कर लो। आपने ब्रश जो करना है 20 मिनट बाद करना है। आपने डेफिनेटली, ये नहीं मैं कह रहा कि ब्रश नहीं करना, बट 20 मिनट बाद आपने करना है। हाँ जी। तो अब जैसे जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं हमेशा सबको यहाँ पे एक चीज बोलता हूँ कि नथिंग कैन रिप्लेस द मदर नेचर। नथिंग। अब मैं अडल्टहुड के पास अब मैं जा रहा हूँ बात करके कि टीन एज, चलो पेरेंट्स आर देयर, उन्होंने अपने बच्चों को काफी बोला ध्यान रखो। नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स द एल्डरली पॉपुलेशन एंड टुवर्ड्स द अडल्ट पॉपुलेशन, जो हमारे मिडिल एज ग्रुप है उनकी तरफ। तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ और बोलता रहूंगा कि नथिंग कैन रिप्लेस द मदर नेचर। ठीक है कि नहीं? कि दुनिया में आप जितनी मर्जी आप बढ़िया आपके वो हो, डेंचर बनते हो, आप आजकल देखते हो एडवर्टाइजमेंट्स देखते हो। आई एम टुवर्ड्स अ कंजर्वेटिव साइड। मेरे को होता है कि जितनी देर तक आप अपना दांत रख सकते हो, आप उतनी देर तक आप अपना ही यूज करो। एंड उसके लिए इवन अगर आपको सफाई करानी पड़े, आपको एवरी 6 months या 4 months, आपको इंडिया में क्या होता है कि बहुत ज्यादा, मैं यहाँ पे भी देखता हूँ, हमारे उस पॉपुलेशन में, हमारे जेनेटिक्स में ये होता है कि हमारे में मसूड़े की प्रॉब्लम बहुत होती है। जो स्पेशली जो लोग जिनको शुगर होती है, और कई बारी ये जेनेटिक्स के रिलेटेड भी है कि हमारे काफी लोगों को ना एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, जिसके कारण काफी दांत हिलते रहते हैं और बहुत प्रॉब्लम होती है। और अगर किसी को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वो इमीडिएटली कह देते हैं कि नहीं जी, ये दांत बाहर निकाल दो। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि दैट शुड बी द लास्ट। आप बोलोगे कि नहीं, ये एक ही दांत है, इसको बाहर निकाल दो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, बट जैसे आप दांत बाहर निकालते हो, आपके दूसरे दांत भी शिफ्ट करने लग जाते हैं। आपके पूरे मसल आपका मूव होने लग जाता है, अंदर को जाने लग जाता है। आपके जो TMJ जॉइंट होता है, जो आप चबाते हो, जिससे वो अफेक्ट होने लग जाता है, क्योंकि अब आपके दूसरे दांतों पे अब ज्यादा आप जोर डालने लग गए हो। अच्छा, और जो आपकी पहली दाढ़ होती है, जो आपकी आगे की तरफ पहली दाढ़ होती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूथ। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दांत होता है। वो तो आपको जिंदगी में नहीं कभी निकालना। मतलब मेरे को तो उस दांत से सबसे ज्यादा प्यार है, जो फर्स्ट मोलर होता है, क्योंकि पहली दाढ़ जो उनसे होती है, 3 दाढ़ें होती है ना, सबसे पीछे वाली, एक बीच वाली, एक उसके आगे वाली, 3 पीछे पीछे, 3 ऊपर, 3 साइड में। जो सबसे पहली वाली जो सी दाढ़ होती है, क्योंकि वो जो सा आपका जो मसल है ना, जो आप जिससे चबा रहे हो, वो जो सी दाढ़ होती है, वो बिल्कुल बीच में आती है। वो बिल्कुल बीच में आती है। और जब आप चबा के खा रहे होते हो, मजा लेते हो जो खाने का, दैट इज ओनली बिकॉज क्योंकि वो पहला जो सा आपका दाढ़ है, वो आपको हेल्प कर रहा है चबाने के लिए। अब क्या होता है, आप उसमें अगर अगर कीड़ा हो गया तो आप उसमें करवा लो, अगर उसमें रूट कैनाल करवा सकते हो वो करवा लो। और बट वो आप दांत निकलवाओ मत, ठीक है ना? अगर एट द मोस्ट, अगर वो दांत अगर कभी निकालना भी पड़ा तो आप निकलवा के। एंड आई वुड से कि इम्प्लांट, आजकल डेंटिस्ट्री इस स्टेज पे पहुंच चुकी है कि इम्प्लांट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। तो अगर आपको निकलवाना भी पड़ जाए तो गो टुवर्ड्स द इम्प्लांट साइड रादर देन हैविंग अ ब्रिज, क्योंकि उसमें फिर आपके 2 अच्छे वाले जो से दांत है उनको घिसाना पड़ता है। तो वो थोड़ा मसला है, क्योंकि वो बेचारे जो 2 अच्छे दांत हैं, वो एक जो दांत नहीं है उसके पीछे घिसाना पड़ जाता है। बट मैं यही बोलूंगा कि ट्राई टू कीप दैट टूथ फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। और इवन अगर आप रूट कैनाल करा लेते हो, उसके बाद मेक श्योर कि आप उस वाले वहां से कोई आप ज्यादा सख्त चीज ना खाओ, गन्ना ना खाओ, कोई बॉटल ना खोलो, क्योंकि ये जो रूट कैनाल के दांत होते हैं, इसमें से आप नर्व बाहर निकाल देते हो, ब्लड वेसल और नर्व। जो एक दांत को आप एक सोचो कि एक ऑर्गन ही है, जिसके अंदर सारे वो ब्लड वेसल्स और नर्व्स पूरा नरिशमेंट दे रहे हैं उस दांत को। अगर आप रूट कैनाल से आप उसकी नर्व्स और वो सब बाहर निकाल देते हो, वो ओवर लॉन्ग टाइम, 10 साल के आसपास जाके वो थोड़ा ब्रिटल हो जाता है। तो इस करके ब्रिटल मतलब वो भुनने लग जाता है। इवन दो आपने उसके ऊपर कैप बनाई है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। इवन यू हैव टू बी केयरफुल कि आप क्या खा रहे हो। ये नहीं कि मैंने रूट कैनाल करा लिया आप सब कुछ खा सकते हो। मेक श्योर कि आप उसके आसपास सफाई जरूर कर रहे हो, क्योंकि अब उसके आगे आपने क्राउन बैठाया है,
तो वो एक फॉरेन चीज है। आपको अब दांत के आसपास आप नर्व नहीं है, तो अब आप कुछ खाओगे तो अब आपके दांत को लगेगा नहीं। पहले तो अब जो नॉर्मल दांत होता है वो तो आपको दर्द करके या बॉडी रिस्पॉन्स शो कर देती है कि मुझे दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, क्योंकि अब उसके अंदर नर्व ही नहीं है, तो अब दांत शो भी नहीं करेगा कि मुझे दर्द हो रही है। तो इसलिए आपको उसके आसपास जो रूट कैनाल किया हुआ दांत होता है, अगर आपने उसको काफी देर तक रखना है मुंह के अंदर, तो आप उसके अंदर सफाई जरूर रखें। अच्छा, अब डॉक्टर साहब आपने 2 बार सफाई की बात की है। हाँ जी। सफाई को क्या स्केलिंग को सफाई बोलते हैं आप? हम लोग हाँ जी स्केलिंग एंड रूट स्केलिंग कब करवानी चाहिए? क्योंकि हम लोगों में बात रहती है कि स्केलिंग कराएंगे जी हमारे दांत हिल जाएंगे जी, दांत खुले हो जाएंगे। इस बार पे थोड़ा सा दर्शकों को जरूर हाँ जी बिल्कुल, ये अंकल ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जो दांत की सफाई करानी चाहिए, जो आप कहते हैं दांत में खुल जाते हैं दांत में स्पेसेस, वो एक्चुअली खुलती नहीं है। वो पता है क्या होता है, जो आपने इतने सालों से नहीं आपने अपना दांत साफ कराए हुए, तो होता क्या है, वो दांत के पीछे वो टार्टर कैलकुलस बैठी होती है, पूरा का पूरा कैलकुलस, जो बैक्टीरिया और फूड जब मिलके वो एक पूरी की पूरी पीछे परत बनी होती है, पूरी की पूरी। अगर आप देखो दांत के पीछे साइड या ऊपर यहाँ पे एक पूरी की पूरी परत बना देती है, वो बैक्टीरिया होता है। अब ये जो बैक्टीरिया बैठा हुआ है, इट इज अ डबल एज वेपन। आप बोलोगे डबल एज वेपन जो पीछे कैसे? अब ये क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है ये भी बॉडी के अंदर अपनी एंजाइम्स रिलीज करता है, अपनी एंजाइम रिलीज करता है। और हमारी बॉडी भी बड़ी समझदार है। अब हमारी बॉडी क्या करती है, इन बैक्टीरिया की एंजाइम्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इनके अगेंस्ट करने के लिए हमारी बॉडी भी एंजाइम्स रिलीज करती है। अब जो वो बैक्टीरिया एंजाइम रिलीज करता है, इंटरल्यूकिन, हम ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर उसको बोलते हैं, तो जो भी वो एंजाइम रिलीज करता है वो भी बोन लॉस करते हैं, और जो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट करती है, जो एंजाइम रिलीज करती है, वो भी बोन लॉस करते हैं। तो वो डबल एज स्वॉर्ड हो जाती है, डबल एज वेपन हो जाता है कि जो एक तो बैक्टीरिया रिलीज कर रहे हैं, एक जो बॉडी उनको बैक्टीरिया को मारने के लिए जो बॉडी रिलीज कर रही है, उससे भी बोन लॉस होता है। अच्छा, अब जिसके कारण बोन लॉस हो रहा है, अब आगे से जो सी आपकी बोन पहले यहाँ पे थी, अब वो बोन आपकी नीचे आ गई। अब बोन नीचे आ गई, अब वहां पे भी आपके परत हो जा रही है, टार्टर बनी जा रहा है। अब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, अब डेंटिस्ट कहेगा कि आप ये परत हटाओ भाई, क्योंकि इसमें तो बैक्टीरिया है। जब वो साफ करेगा वो परत, जब वो पूरा का पूरा वो जो से टार्टर है उसको निकालेगा, अब वहां पर तो वो गैप दिखने लग जाएंगे, क्योंकि आपके मसूड़े नीचे हुए हुए। तो हमें ऐसे लगता है कि वो डॉक्टर ने हमारे दांतों में होल कर दी। और अच्छा, अब वो जो सा पीछे जो सीमेंट का बना हुआ था खाने का और बैक्टीरिया का परत बनी हुई थी, जिसको हम सोच के बैठे हुए थे कि हमारा अपना दांत ही है, एक्चुअली वो तो टार्टर थी, वो तो कैलकुलस था। अब वो जब आप साफ करोगे तो अब लोगों को लगता है कि अब हमारे दांत हिलने लग गए हैं। ऐसे नहीं होता, थोड़े दिनों के बाद जो सा वो गम्स होते हैं वो फिर दोबारा से ग्रो कर जाते हैं। बट एक चीज याद रखना कि बोन वापस कभी नहीं ग्रो करती। तो इसलिए अगर आपके पास 20% 40% बोन भी रह जाए, हमारी बॉडी बहुत, मतलब रब ने जैसे हमारा शरीर बनाया, बहुत सोच समझ के बनाया, उनको पता है बड़े बेवकूफ बंदे हैं। इवन अगर 40% 50% भी रह जाए, फिर भी आपके दांत हिलेंगे नहीं, आपके दांत हिलेंगे नहीं, बट वो आपको गैप जरूर दिखेगा। उसको आपको हर 6 महीने बाद, डिपेंडिंग कि अगर आप डायबिटिक हो तो आपको और 3-4 महीने बाद आपको हमेशा स्केलिंग और रूट प्लेनिंग, आई डोंट नो इंडिया में कैसे करते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास कैविट्रॉन होती है, अल्ट्रासोनिक होता है, हम उससे करते हैं, तो जिससे बहुत अच्छे से होती है। और हम मेक श्योर करते हैं हमारे पीछे से दांत बिल्कुल साफ सुथरे रहे। अच्छा, दूसरी एक और चीज मैं बोलूंगा, आजकल इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रशों का बहुत जमाना है। एवरीबडी सेज कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश है, यहाँ पे भी, इंडिया में भी यूज करते होंगे, आई डोंट नो। तो इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश से अच्छा मैं बोलूंगा हमारे मैनुअल ही हैं। पहले आप अपने मैनुअल यूज कर लें, क्योंकि वो जो से इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश होते हैं वो एक ही जगह पे जोर जोर से गोल गोल घूमते हैं, जो हमारे मार्जिनल, जो हमारा बहुत ही सेंसिटिव जिंजाइवा होता है उसको टीयर कर देते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि पहले आप रेगुलर यूज करें और उसके बाद आप ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीजें, टूथब्रश वगैरह यूज करें। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। विशेष बात, थोड़ा ब्रश करने का तरीका बताएं, और क्योंकि ये आम बात रहती है, ब्रश कब करना चाहिए, सुबह करें, दोपहर को करें, रात को करें, खाना खाने, एक तो बता दें खाना खाने के बाद करें। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और पेस्ट कितनी लेनी चाहिए, पेस्ट कौन सी होनी चाहिए, थोड़ा जरूर बताएंगे। हाँ जी, ये बहुत अंकल ने अच्छा, एक और बहुत अच्छा सवाल पूछा कि पेस्ट कौन सी यूज करनी चाहिए।
पेस्ट आपको वही यूज करनी चाहिए। अब आप जब भी मार्केट में जाते हो, आई नो आजकल बहुत आया हुआ जी, मेरे बड़े इंडियन पेशेंट है जो बोलेंगे जी पतंजलि की जी हम यूज कर रहे हैं, हम कोई और, आप ये सब चीजें आप सेकेंडरली यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ये सब चीजें पतंजलि की जी, हर्बल आ गई जी, ये सब एडवर्टाइजमेंट करने की है। बट आपके दांत को, जैसे आपकी बॉडी के अंदर बोन को कैल्शियम चाहिए, ऐसे आपके दांत को फ्लोराइड चाहिए, ठीक है ना। आपके दांत फ्लोराइड के बिना वो भुरने लग जाएंगे, उसमें कैविटी आ जाएगी, और आपके जो से बैक्टीरिया है उनको मारने के लिए फ्लोराइड तो चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले जब भी आप जाओ, आप कोई भी कोलगेट देखते हो, पेप्सोडेंट देखते हो, क्रेस्ट देखते हो, एक बारी पीछे मुड़ के जरूर देख लिया करो कि उसमें 1100 ppm पार्टिकल पर मिलियन आपका उसमें फ्लोराइड है कि नहीं। ये अंकल बहुत जरूरी है कि जो भी चीज आप यूज करो अपने दांतों के लिए, उसमें फ्लोराइड होना बहुत जरूरी है। और इट इज वेरी रेगुलेटेड। आपकी कई यहाँ पे अमेरिका में भी यही है कि जी हमारे सोचने की शक्ति चली जाती है फ्लोराइड के अंदर। यहाँ पर एक ग्रुप है जो बोलता है कि नहीं जी हम फ्लोराइड यूज करेंगे, हमारा पीनियल ग्लैंड एक ब्रेन के अंदर होता है, वो रिग्रेस कर जाएगा, जिसको हम तीसरी आंख बोलते हैं कई लोग, कि वो रिग्रेस कर जाएगा, उससे हमारे ब्रेन अफेक्ट होगा, बच्चों को अफेक्ट होगा फ्लोराइड से। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप देखो 1 पार्टिकल पर मिलियन, मतलब अगर मिलियन लीटर है, मिलियन लीटर, उसके अंदर वो 1 पार्टिकल, मतलब इतना कम डालते हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि ना ही आपकी बॉडी, आज के आप जैसे आप ओवर में रहते हो, वो तो इतना पानी के अंदर फ्लोराइड होता है कि कई बार आपके फ्लोरोसिस हो जाता है, वो व्हाइट जो लाइनें आपको दिखती हैं, तो वो इतने एक्सेस में होता है कि उससे वो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कि वो आपके फ्लोरोसिस और वो भुरने, वो दांत को ही भुरा देता है, वो इतना ज्यादा अगर आप लोगे तो अगर आप ठीक मात्रा में जो चीज उसमें होती है फ्लोराइड, वो लेनी बहुत जरूरी है। तो वो आप वही वाला टूथपेस्ट यूज करें जिसमें फ्लोराइड हो। बाकी आप कितनी मात्रा में लगाना? मेरा लोग पूरी जितना ब्रश होता है वो पूरा लगा लेते हैं, पर कितनी टूथपेस्ट कितनी यूज करेंगे? हाँ जी 3/4 तक आप यूज कर सकते हो। उसके ऊपर जब आप लगाते हो आप 3/4 आप यूज करो। और मैं एक और चीज बोलता हूँ, यहाँ पर हम लोग तो एक्चुअली जो बच्चा आता है ना, अगेन आई एम गोइंग टू द 5-6 साल, जो 18 साल के बच्चे को हम यहाँ तो 18 साल का बच्चा भी बच्चा ही माना जाता है, तो उसके भी हम दांतों पे वी ऑलवेज मेक श्योर कि हम उस पर फ्लोराइड की वार्निश लगाएं। तो इसलिए अगर आप अपने छोटे बच्चों को भी लेके जाते हो, इवन मैं अडल्ट पे भी लगा देता हूँ, आई डोंट चार्ज देम, देयर इज नो हार्म। अगर आप अपने डेंटिस्ट के पास रेगुलरली जा रहे हो, उनके पास जेल होती है, उनको बोलो कि आप कैन यू पुट जेल, आप मेरे दांतों पे जेल लगा सकते हो। वो आपको 30-40 सेकंड के लिए जेल लगा देगा, उसके बाद आपको बोलेगा आप रिंस कर लो। उसके रिंस करने के बाद वो आपको बोलेगा 20-25 मिनट तक मत कुछ खाना। तो आप जब आप टूथपेस्ट यूज करते हो, इवन आजकल अमेजोन पे भी मिलती है, तो आप ये भी लगा सकते हो। थोड़ा सा इसमें डिटेल में बताएं प्लीज। हाँ जी, जेल के बारे में थोड़ा। हाँ जी, जैसे कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हो, अमेरिका में तो बड़ा रेगुलेटेड होता है, आपको फ्लोराइड ऐसे नहीं मिलती मार्केट में, बट अमेजोन पे मिलती है। जब आपके छोटे बच्चे हैं अगर घर पे, तो अगर उनके बहुत ज्यादा कीड़ा लग रहा है, कुछ लग रहा है, तो थोड़ा सा आप फ्लोराइड की टूथपेस्ट होती है, वो आप उनके दांतों पे आप लगा सकते हो। अगर आप देख रहे हो कि बच्चा ढंग से साफ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, रात को सोने के टाइम थोड़ा सा ना हाथ में पी साइज ले ली, छोटू सा, जितना चने के टुकड़े जितना आपने अपनी उंगली में लेके आपने दांतों में उन बच्चों के मल दी, या बच्चों को बोला कि बेटा मल लो, और उसके बाद आपने रिंस नहीं करना, पानी से रिंस नहीं करना। उसके बाद मुंह पे थूक आएगी, आप थूक सकते हो, आप उनको बोलो कि स्पिट इट आउट, बट आप उसको लगा के आप सो सकते हो, तो उससे कोई हार्म नहीं है। इवन जब आप सुबह उठोगे, जब बच्चा रात को ब्रश करने के बाद जब एज ए ऑइंटमेंट आप अपने दांतों में बच्चा लगा लेता है, तो सुबह जब उठता है तो इट फील्स वेरी फ्रेश। तो ये आपको अमेजोन में भी आजकल फ्लोराइड मिलती है, फ्लोराइड जेल। हाँ जी, फ्लोराइड जेल। ब्रश हमें कितनी बार करना चाहिए दिन में? ये बहुत अच्छा है। अगर आपके दांतों में अगर गैप है, अगर खाना अड़ता है, अगर तो आफ्टर एवरी मील करना चाहिए, क्योंकि खाना आपके दांतों के आसपास नहीं अड़ना चाहिए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चीज एक और है, अगर खाना अड़ता है, अगर आपको मुसूड़ों की प्रॉब्लम अगर आपके दांतों में है, तो आपको एक चीज और यहाँ पर आती है, वाटर पिक करके एक आता है, जिसमें आप पानी को, आप नमक वाला पानी
आप उसमें ले लो और उसमें आप थोड़ा सा माउथ वॉश भी डाल सकते हो। जो जिनको मसूड़ों की प्रॉब्लम है, क्लोरहेक्सिडाइन, मैं फिर से बोलूंगा क्लोरहेक्सिडाइन माउथ वॉश बहुत बढ़िया है। ये इंडिया में तो ओवर द काउंटर ही मिलता है। क्लोरहेक्सिडाइन माउथ वॉश वो आपको शाम को यूज करना ही करना है। उससे आपके मसूड़ों की जितनी इन्फेक्शन है वो सारी चली जाएगी। बट वो आपको 2 वीक के लिए यूज करना है, क्योंकि उससे जीभ आपकी थोड़ी सी ब्राउन कलर की हो जाती है। बट उसको 2 वीक ऑन 2 वीक ऑफ, मतलब 2 वीक आपने यूज किया, 2 वीक नहीं यूज किया, या फिर आपने 1 दिन यूज किया, 1 दिन नहीं यूज किया। ऐसे रात को सोते टाइम करना हाँ चाहिए? जी, रात को सोने से। अच्छा, वो वाटर पिक के अंदर भी आप थोड़ी क्लोरहेक्सिडाइन डाल के जितने भी दांतों में गैप है उसमें अगर आप प्रेशर से डालोगे तो वो सारे दांत जो बीच में जो आपके पॉकेट्स हम बोलते हैं यहाँ पे, वो सारी साफ हो जाएंगी। अच्छा, और जैसे अंकल ने क्वेश्चन पूछा था, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, कितनी बारी ब्रश करना चाहिए? आइडली तो 2 बारी करना चाहिए। बट जिनके दांतों में गैप है, जहाँ पे खाना अड़ता है, तो उनको आफ्टर एवरी मील उनको 20 मिनट रुक, रिंस तो वो इमीडिएटली कर सकते हैं, बट 20 मिनट रुक के दे कैन ब्रश योर टीथ। आई एम अज्यूमिंग क्योंकि इंडिया का खाना इतना ज्यादा थोड़ा एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है मुंह के अंदर, कोई चाय पी लिया, कुछ पी लिया, तो इसलिए 20 मिनट रुक के आप कर सकते हो। एक बात और है, जब भी खाना खाते हैं वो टूथपिक से निकालने लग जाते हैं, क्या वो करना चाहिए? टूथपिक से ये अगेन बड़ा कंट्रोवर्शियल है कि टूथपिक, मैं तो कहूँगा कि हाँ जी, जो आजकल ना टूथपिक जो सी आ रही है, आपको अमेरिका में तो जो सी मिलती है वो रबर की मिलनी शुरू होगी, थोड़ी सी रबड़ी, क्योंकि जो हम इंडिया में हम यूज करते हैं लक्कड़ की होती है, वो अंकल बड़ी पोरखी होती है, वो आपको चुभाती है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर जो सी है, यहाँ पे आजकल एक रबर की यूज हुई है कि आप अंदर डालते हो ना, वो आपको फील भी नहीं होती, दर्द भी नहीं होती, जो एक्ट करती है एज अ मसाज, ठीक है ना। मैं खर्चे वाली बात नहीं कर रहा, बट ये चीजें बहुत सस्ती हैं जो मार्केट में मिलती है, रबर वाली टूथपिक, रबर वाली टूथपिक। फ्लॉस बोलते हैं? नहीं, फ्लॉस जो सा होता है वो धागा होता है। तो अच्छा, कई आते हैं जो छोटू से धागे होते हैं जो लगे हुए, वो नहीं यूज करने चाहिए। जो छोटे से लगे होते हैं जिसके पीछे प्लास्टिक होता है, आग से नहीं, वो बिल्कुल ही बेकार है, वो तो आप बिल्कुल भी ना यूज करें। अगर आपने फ्लॉस यूज करनी है, हम बोलते हैं वैक्स्ड, WAXED, ओल्ड फैशन में वैक्स्ड फ्लॉस, जिसके आसपास वैक्स लगी हो, जो अंदर आप डालो और फिर आप निकालो और निकालो। अगर आपके क्राउन लगे हुए हैं या रूट कैनाल हुआ है, उसमें आप डालते हो और निकालते हो, बाकी सब दांतों में अंदर बात करते हो। तो दे आर 2 डिफरेंट। जो वाटर जो टूथपिक होती है, वो आपने रबर वाली यूज करनी है जो आजकल मार्केट में आई हुई है, नॉट द प्लास्टिक वन और नॉट द ओल्ड फैशन जो आपको रेस्टोरेंट में मिलती है, क्योंकि उससे भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और उससे वो खराब होता है। और आपने जो सा डेंटल फ्लॉस यूज करनी है, वो वैक्स्ड यूज करनी होती है। थोड़ा सा जो जाड़े भरवाने के लिए टूथ फिलिंग की बात की थी, जी, थोड़ा सा डिटेल में बताएं डॉक्टर। हाँ जी, तो आपने अगर आजकल बड़े ही डिफरेंट मटेरियल आ गए मार्केट में, अगर आपके दांत में अगर आपने फिलिंग करवानी है तो आप जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर कई बार बोलता है जी इस पे आप क्राउन चढ़ा लो, तो क्राउन का तब आपको सोचना चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज हमारे को भी होनी चाहिए, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाते हो, ही विल मोस्टली दे विल ट्राई टू सेल देयर प्रोडक्ट, राइट। बट ये आप याद रखिए कि जब तक 50% ऑफ द टूथ इज नॉट इन्वॉल्व, अगर आप उसको बोलो कि डॉक्टर साहब आप एक बार एक्सरे दिखाएंगे, तो अगर आप एक्सरे के अंदर आप सोच ले टूथ जो सा है वो एक इट्स अ काइंड ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है ना, अगर और कुछ नहीं समझ आ रहा, अगर आप उसमें देखते हो कि अगर वाइट जो वो आपको समझ आ जाएगा इसमें पहले फिलिंग कितनी है और गड्ढा कितना है, इसमें कैविटी कौन सी है, क्योंकि वो ब्लैक कलर का आपको होल दिखेगा। अगर मोर देन 50% इन्वॉल्व है तो आप उस पर क्राउन बिठा लो, अदरवाइज वो फिलिंग, आजकल फिलिंग मटेरियल भी काफी आ रहे हैं, तो कई फ्लोराइड रिलीजिंग मटेरियल भी आ रहे हैं। हम पुराने जमाने की हम लोग अमालगम जो चांदी की हम बोलते थे फिलिंग, वो भी हो रही है और वाइट फिलिंग भी हो रही है। ये डिपेंडिंग अंकल कितनी बड़ी फिलिंग है आपकी, कितनी बड़ी कैविटी है, उतनी डिपेंडिंग अपॉन दैट आप फिलिंग करवाते हो। अच्छा, दूसरी चीज जो आपको एज अ पेशेंट पता होनी चाहिए, आप जैसी फिलिंग करवाते हो, आप अपने घर जाते हो, आप अपने घर जाओगे, आप एक चीज देखना कि वहां पर जब आप फ्लॉस करो, वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी ये बात आप ध्यान से सुनना, आप जब आपने फिलिंग करवा लिया अपने डॉक्टर से, क्योंकि ये मैं आपको अपने ही प्रोफेशन की बड़ी लूप होल्स बता रहा हूं जो हमारे भी कई लोगों को नहीं पता, इवन प्रोफेशनल्स को नहीं पता। देयर शुड बी अ कॉन्टैक्ट, देयर शुड ऑलवेज बी अ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टूथ, ठीक है कि
अगर वो कांटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो अगर बंदा फिलिंग कर देता है ना, कई बार फिलिंग जब वो करता है वो फिलिंग तो भर देता है बट वो गैप कर देगा दांत के बीच में, ठीक है कि नहीं। आप घर जाओ, आप फ्लॉस उस टाइम ना करो, क्योंकि अभी तो उसने भरी है। इट टेक्स अराउंड 24 आवर्स फॉर द, आई एम अज्यूमिंग कि इंडिया में अमालगम हो रही है, कंपोजिट नहीं हो रही, मतलब जो चांदी की फिलिंग। तो आप उसके अंदर देखो, जब आप अंदर डालोगे और बाहर करोगे, देयर शुड ऑलवेज बी अ क्लिक, टक 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 टक, जैसे आप करोगे ना, जैसे रब ने जैसे दांत हमारे बनाए हैं, उसने हमेशा कांटेक्ट बनाया, ठीक है कि नहीं। अगर वो बंदा जब आपने फिलिंग करवाई उसके अंदर अगर उसने कांटेक्ट नहीं क्रिएट किया, उसने अंदर कांटेक्ट भर के उसने कांटेक्ट नहीं क्रिएट किया, अब वो जो गैप आया, अब वहां पे अंकल अब खाना अड़ने लग जाएगा। जब खाना अड़ने वहां लग जाएगा तो आपका फिर दोबारा आपके वही कैलकुलस बनने लग जाएगा, वहां पे फिर आपको जलन होने लग जाएगी, वहां पे आपका इन्फेक्शन शुरू हो जाएगी, क्योंकि खाना अड़ रहा है। तो इसलिए आपने, डॉक्टर तो विजिलेंट है और नहीं है, बट आजकल पेशेंट और विजिलेंट, ये सब चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। और इवन जब अगर आप डॉक्टर के वहां पे फिलिंग करा रहे हो, वाइट फिलिंग जो आजकल कंपोजिट चल रही है, तो इवन आप ये देखो कि आपके डॉक्टर ने चेक किया अंदर, टक 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 टक, उसने फ्लॉस लेके, सब डॉक्टरों के पास होती है, उसने चेक किया कि देयर इज अ कॉन्टैक्ट और नॉट। ये कॉन्टैक्ट होना बहुत जरूरी है। तो यही जो फिलिंग्स होती हैं, हाँ नहीं आप करवा लो अगर कैविटीज हैं, कल के ओरिजिनल क्वेश्चन पे, और डिपेंडिंग वो कितना डीप है, अगर बहुत डीप कैविटी है तो फिर अंकल रूट कैनाल होगी, और अगर डीप में भी नहीं, डीप में भी अगर इन्फेक्शन है, अगर डीप है तो आप डॉक्टर को बोल सकते हो कि डॉक्टर साहब आप एक बारी फिलिंग करके ट्राई कर लें। नीचे आप कोई एक आती है हमारे अंदर सिडेटिव फिलिंग होती है, वो आप नर्व, वो बोलेगा बहुत नर्व के पास है, आप उसको बोलो कि नर्व के पास आप एक दवाई आती है, आप वो लगा के देख लें और उसके ऊपर आप फिलिंग कर लें। तो मैं अग्रेसिव नहीं हूँ, मेरा तो बहुत ही आई एम अ वेरी कंजर्वेटिव डेंटिस्ट। तो जब तक मैं इन्फेक्शन नहीं देखता तब तक मैं रूट कैनाल नहीं करता। तो इवन दो अगर कैविटी बहुत क्लोज है नर्व के, तो मैं उनको बता देता हूँ। मैं आजकल तो आप एक्सरे में आप पेशेंट को दिखा सकते हो कि ये इतनी क्लोज है। अगर मैं हिट कर दिया, अगर क्लीनिंग करते वक्त अगर वो कैविटी के टाइम, फिर तो रूट कैनाल ही होगी, क्योंकि अब नर्व आपकी हिट हो चुकी है। तो अगर नहीं है तो इन्फेक्शन नहीं है, और इवन अगर वो डीप है तो मैं फिलिंग कर देता हूँ, तो देयर इज नो हार्म। आपने जो बात बताई डॉक्टर साहब भी, जो जब फिलिंग करवाते हैं उसके बाद वो फ्लॉस से चेक करना बहुत जरूरी है। उसका क्या मतलब क्या हुआ, अगर मान लो टक आवाज आती, हम क्या कर सकते हैं? नहीं कुछ भी, अगर नहीं आई तो इसका मतलब आपका खाना अड़ेगा। आप काफी आप देखोगे आपके दर्शक होंगे जिन्होंने फिलिंग कराई होगी, बोलेंगे पहले तो प्रॉब्लम नहीं थी बट अब खाना अड़ने लग गया, ठीक है ना। खाना वो इसलिए अड़ने लग गया क्योंकि वहां पर वो जब डॉक्टर ने फिलिंग करी उसने कॉन्टैक्ट नहीं क्रिएट किया, तो तब करके यू कैन ऑलवेज कॉल द डॉक्टर। आप बोलो कि सर आपने जो फिलिंग करी थी वो उसमें कांटेक्ट नहीं है या उसमें गैप है जो खाना अड़ता है, तो आप वो कर देगा ठीक। मेरे से भी हो जाती है, हम सारे ह्यूमन बींग्स हैं, हम गलतियां हो जाती हैं, दोबारा हो जाती है, अरे आराम से बिल्कुल हो जाती है। दर्शकों ये विशेष बात शायद आम लोगों को डॉक्टर साहब बारी बारी कह रहे हैं, इन छोटी छोटी बातें जो आप नई बातें सीख रहे हैं, इसका अपने डेली जो आपका जीवन है उसको बातों को सीख के बढ़िया कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों के सवाल भी मैं देख रहा हूँ आ रहे हैं, तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा इम्प्लांट के बारे में बताइए, क्योंकि आप इम्प्लांट स्पेशलिस्ट हैं। हाँ जी, थोड़ा ये बताइए थोड़ा सा। हाँ जी, इम्प्लांट जो सा होता है आजकल बहुत अच्छा चल रहा है। काफी लोगों के अगर सिंगल टूथ अगर आपका नहीं है, दांत नहीं है, तो आप उसको आप कर सकते हो, बट इम्प्लांट सबके लिए नहीं है, ठीक है कि नहीं। अगर किसी की डायबिटीज लेवल बहुत हाई रहता है, 7 से ऊपर रहता है, 7 से हम तो अगर 7.5 हो गया, 7.6, हम नहीं करते हैं। इम्प्लांट का जो सा होता है उसके लिए काफी फैक्टर्स प्ले करते हैं। सबसे पहले बोन होनी चाहिए, पेशेंट हेल्दी खुद होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। कैंसर वाला पेशेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी बोन बहुत ही ब्रिटल होती है, वो इम्प्लांट फेलियर हो जाता है। फिर डायबिटिक नहीं होना चाहिए। तो दे आर मल्टीपल फैक्टर्स। अच्छा, एक और चीज, पेशेंट को ब्रक्सिज्म नहीं होनी चाहिए। कई लोग होते हैं जब रात को क्लेंच करके दांत, उनके दांत बिल्कुल ही घिसे हुए होते हैं, वो क्लेंच करके सोते हैं ऐसे रात को, तो वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसमें भी इम्प्लांट फेलियर हो जाता है। अच्छा, स्मोकिंग हैबिट नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर कोई बंदा क्रॉनिक स्मोकर होता है तो वो इम्प्लांट को कभी हील इंटीग्रेट ही नहीं होने देगा, बोन का पार्ट ही नहीं बनने देगा। तो दे आर मेनी फैक्टर्स, बट एज सच इम्प्लांट इज अ वेरी गुड इन्वेंशन, जिसने यहाँ पर अगर सिंगल टूथ अगर घुमा हुआ है या फिर अगर कोई डेंचर पहनता है, अगर दे हैव गुड अमाउंट ऑफ बोन, आप ऊपर 4 इम्प्लांट नीचे लगाओ,
तो हम ओवर डेंचर बना देते हैं। आजकल तो बहुत हो गया, आजकल ऑल ऑन 4 ऑल ऑन 6 आ गए हैं, तो वो परमानेंट ही लग जाते हैं। तो लेट्स नॉट गो ओवर दैट साइड, क्योंकि वो तो फिर डेंटिस्ट्री की पढ़ाई हो जाएगी। बट ये जो ओवर डेंचर जो अंकल इम्प्लांट बोल रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड ऑप्शन है। हाँ जी, आपने ये बातें थोड़ा सा बताएं ताकि हम अपने ओरल हाइजीन में एक बीच में जैसे स्मोकिंग बता दें, क्या हम और करके एक नक्शल में बता दें ताकि हमारा दर्शकों का धन्यवाद करें, आपका धन्यवाद करें और कार्यक्रम को, आज के कार्यक्रम को फिनिश करें। हाँ जी, जो स्मोकिंग होती है उससे काफी फर्क पड़ता है। स्मोकिंग से एक तो आपका बोन लॉस बहुत होता है, जो क्रॉनिक, क्योंकि आप हीट अंदर ले रहे हो बारी बारी, जो उसके अंदर एक निकोटीन होती है, और निकोटीन से ज्यादा जो उसके अंदर 95% अदर हार्मफुल गैसेस जो उनसे होती है, इवन दो वो फिल्टर के थ्रू अंकल आ रही हैं, पर फिर भी जो आप स्मोकिंग के थ्रू आप करते हो, दैट रियली हार्म्स योर गम्स। ठीक है ना, गम्स को हार्म करती है। एक वो क्रॉनिक स्टेन्स बहुत ज्यादा वो दांतों में कर देती है, और कई कैविटीज होती हैं और कई बैक्टीरिया होते हैं जो सिर्फ स्मोकर्स के माउथ में मिलते हैं, और वो भी कैविटीज बहुत जल्दी जल्दी कॉज करते हैं। जो और इंसाइजल जो आगे के दांत होते हैं उसके ऊपर कैविटीज जो सी होती हैं, वो मोस्टली अंकल उन लोगों पे होती है जो लोग स्मोक करते हैं। तो स्मोकिंग ओवरऑल हेल्थ के लिए तो बिल्कुल नहीं अच्छी, तो जितना अवॉइड कर सको। आजकल तो निकोटीन पैचेस आ गए हैं, स्मोकर सेसेशन प्रोग्राम है, काफ़ी मेडिसिन हैं जो आप ले सकते हो। तो स्मोकिंग कभी भी किसी के लिए कोई इतनी हेल्पफुल नहीं रही। तो आई नो कई लोग सुबह सुबह, मेरे अपने दोस्त ही करते हैं, तो जितना आप अवॉइड कर सकते हो स्मोक आप करो। हाँ जी, तो बोन लॉस और ये सब बहुत। दोस्तों, हमने डॉक्टर पराग सहगल से आज बहुत कुछ नया सीखा। जैसे इन्होंने बताया कि बच्चे के जैसे दूध वाले दांत बोलते हैं, उनका विशेष ध्यान रखें, या मदर्स का रोल आ जाता है तो उसको किसी कपड़े से या हैंडकफ अच्छे साफ कपड़े से उसके दांत साफ करें। और जब आप बच्चा कोई मीठी चीज ऐसी कुछ खा लेता है तो उसको साथ साथ ब्रश ना करवाएं, और यही फार्मूला बड़ों पे लागू रहेगा। 20 मिनट के बाद ब्रश करें। ब्रश बट रिंस जरूर करें। हाँ, रिंस पहले कुल्ला, जिसे हम कुल्ला कहते हैं, खाना जैसे हमारे पुराने जमाने से कुल्ला अच्छी तरह कुल्ला कर ले, फिर 20 मिनट बाद आप 20 मिनट बाद ब्रश करें। खाना खाने के बाद बेसिक जिन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया, सुबह और रात को, ये बेसिक यानी सुबह खाना खाने के बाद, नाश्ते के बाद, और रात सोने से पहले 2 बार तो ब्रश अवश्य करें। तीसरी बात, जब इन्होंने बताया भी अगर आपके दांत कहीं उसमें खुले दांत हैं तो उसमें आपको खाना खाने के बाद करना चाहिए। जो टूथपिक का प्रयोग ना करें जी, विशेष बात ध्यान रखें, टूथपिक का प्रयोग ना करें। रबर के फ्लोस आते हैं, रबर की टूथपिक आती है, टूथपिक आती है। टूथपिक जो सी लक्कड़ वाली है या प्लास्टिक वाली है, वो ज्यादा डैमेज ज्यादा, उसका ध्यान रखें। हाँ जी, तो आजकल जो रबर वाली आती है, आजकल बड़ी वैरायटी आई हुई है। अब रबर के होते हैं, अब रबर वाले से करें, उससे एक तो मसाजिंग हो जाती है और उससे कोई डैमेज नहीं होता। तो ये और विशेष बात डॉक्टर साहब ने बताई है कि अपनी स्केलिंग यानी दांतों की सफाई अवश्य कराएं। ये मिथ निकालें दिमाग से, भाई दांत अगर कराएंगे, सफाई कराएंगे तो हमारे दांत हिल जाएंगे जी, ढीले पड़ जाएंगे। भैया, वो तो डॉक्टर साहब ने डिटेल में आपको बता दिया। और उसके बाद इन्होंने RCT कब करवानी है, कैसे करवानी है, फीलिंग करवानी है, तो बीच का जो स्पेस के लिए अच्छी तरह बता दिया। डेंटल इम्प्लांट क्यों करवाना चाहिए और उसके बारे में बताया। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने कार्यक्रम को आज जो विधाता दर्शन टीवी के जितने भी दर्शक जहाँ देख रहे हैं, तो आज जो हमने नया कार्यक्रम शुरू किया है, हेल्थ अवेयरनेस विद डॉक्टर पाल मदान, तो डॉक्टर पाल मदान, आप सभी का धन्यवाद करता हुआ हम कार्यक्रम को यहीं फिनिश करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अब स्वास्थ्य से संबंधित हर जानकारी पाएं योग एवं फिटनेस एक्सपर्ट डॉक्टर पाल मदान जी से। कार्यक्रम हेल्थ अवेयरनेस विद डॉक्टर पाल मदान में सिर्फ विधाता दर्शन टीवी पर।